मेरे मन तू क्यों रोता है, जो लिखा है वही तो होता है। 10 रास्ते और खुलते हैं जब एक बंद होता है। और जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते, क्या उन पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा नहीं होता है। हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कितना भी उड़ लो आकाश में, मिलना तो सबको जमी पर ही होता है। और क्यों परेशान हो जमाने की बेरुखी से, सुना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। हेलो प्यारे बच्चों, भविष्य पथ के शानदार एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना अरमान सर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छी तरह से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके हाई स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक लेसन, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम आज देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्ज़ाम में ये लेसन लगातार पूछा गया है और अच्छे बच्चों ने इससे अच्छे मार्क्स भी गेन किए हुए हैं। तो आइए एक शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। तो हम बात करते हैं बच्चों जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम, इसमें कहा गया है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात जो भी जीव अपनी लाइफ साइकिल में जो भी चीज़ों को, प्रोसेस को फॉलो करता है या जो भी प्रक्रिया को अपनाता है, वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसको हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जैव प्रक्रम में बच्चों आता है पहला आपका पोषण। पोषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छे से उसके पोषक तत्व मिलेंगे, तो उसकी लाइफ में एक हेल्दीनेस रहेगा और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं श्वसन की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्वसन एक बेसिक नीड होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। अगर श्वसन ना हो, अगर ऑक्सीजन अंदर ना एंटर करे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना जाए, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वहन का। जो भी हम अच्छे न्यूट्रिशंस को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, वो ब्लड के माध्यम से वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, एंड आखिर में आता है आपका उत्सर्जन। जो भी हम फूड्स को, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं, उनका जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद में फिर उसका एक्सक्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्सक्रेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे और हमारे बॉडी को वो हार्मफुल इफेक्ट में लेके चले जाएंगे। ओके, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट है पोषण। पोषण, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया कि पोषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक इंसान अपनी लाइफ साइकिल में पोषण पे ही डिपेंड करता है। उसका ब्रेन कैसा होगा, उसका दिमाग कैसा होगा, ये सब कुछ उसके पोषण पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो पोषण के बारे में बताया गया बच्चों की भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पे हम प्रत्येक जीव को, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या आधार हैं वो। तो पहला है बच्चों स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और दूसरे को बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स, राइट। ऑटोट्रॉफ में है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है हरे पौधे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये उनके अंदर प्राकृतिक रूप से एक विशेषता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम विषमपोषी की। तो विषमपोषी भी पोषण का एक तरीका होता है। इसमें कहा गया है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण है मानव व अन्य जीव। जैसे हम ही सब लोग हैं, हम लोग अनाज पैदा करते हैं अपने खेतों में, जिससे हमें अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। अर्थात हम किस पे डिपेंड हुए, हम डिपेंड हुए पेड़ पौधों पे। अर्थात हम क्या हुए, हम विषमपोषी हुए, हम हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो बच्चों आइए फिर हम बात करते हैं अब स्वपोषी पोषण के बारे में। तो स्वपोषी पोषण में बात करते हैं हम, तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और लगातार कई वर्षों से पूछा गया है और आने की संभावना प्रबल है इसकी। ओके, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए
पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो इसकी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जल खींचने की प्रक्रिया और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन गैस और वाटर बनाने के पूरे प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आशा है कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इसके लिए भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ में आते हैं। ओके, तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इसके बाद जल, स्थलीय पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ओके, तो ये है रॉ मटेरियल्स जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट है बच्चों की प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं कौन कौन सी, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इसके बाद में जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ऐसा माना जाता है बच्चों कि अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो एनर्जी की कमी हो जाएगी इस पूरे यूनिवर्स में। इसलिए पेड़ पौधे ऊर्जा के सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं। जो भी प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्पादित पौधों का सेवन करते हैं और इससे जो पूरा फूड साइकिल है, जो खाद्य चक्र है, वो प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है रंध्र। रंध्र भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। इसमें बताया गया है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो आप एक बार दोबारा सुनिएगा, ये बहुत ही मेन चीज़ है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। और रंध्र के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में पौधों की पत्तियों से बाहर चला जाता है, उसमें भी रंध्र बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन एक बहुत ही मेन टॉपिक है और इसकी प्रबल संभावना है परीक्षा में आने वाले कि प्रश्न आ सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण में जो भी आपने पढ़ा, इसमें आपने जाना कि रंध्र का बहुत रोल होता है। ओके, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा प्रक्रम होता है बच्चों कि इस प्रक्रम के द्वारा जो पौधे जमीन से जल को एक्स्ट्रा खींचते हैं वो फिर अपनी पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ओके, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और इसकी दर को मापने के लिए हम बात करें तो इसका एक यंत्र होता है, उसको हम बोलते हैं पोटोमीटर। ओके, तो पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को हम माप सकते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आपको पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ाई करनी है। ऐसा कहते हैं कि खुद से ही जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। तो आपको भीड़ नहीं बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि आपको वो बनना है जिसके लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आशा है कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को, अपने स्थान को ऊंचा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित आप कर सकते हैं। ओके, आइए इन्हीं बातों के बाद में अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विषमपोषी पोषण। अभी तक आपने जाना कि समपोषी पोषण क्या होता है, जो कि पेड़ पौधे करते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। ओके, तो विषमपोषी पोषण जो होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृत जीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्राणी सम पोषण को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बोलते हैं इसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद में हम इसको बोलते हैं पैराजाइटिक न्यूट्रिशन। ओके,
तो विषम पोषी की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी मेन क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड एग्जाम का। और इसको यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अच्छे से मेमोराइज कर लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको इस टॉपिक से प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं इसका प्राणी सम का। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम बच्चों तो अमीबा है और मानव। अमीबा एक सूक्ष्म जीव होता है, और यदि हम सूक्ष्म जीव के बारे में बताएं बच्चों आपको, तो सूक्ष्म जीव एक ऐसा जीव होता है जिन्हें हमारी सामान्य आंखें नहीं देख सकती हैं। उन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ओके, और मानव, तो इसका जो एग्जाम्पल है प्राणी सम पोषण का, इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो जीव कह सकते हैं आप आते हैं, पहला है अमीबा और दूसरा है मानव। फिर बात करते हैं मृतजीवी पोषण की। तो बच्चों मृतजीवी में आपका मृतजीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है फफूंदी और कवक। आपने देखा होगा आपके घरों में जो रोटियां होती हैं या जो ब्रेड्स होते हैं उसमें फफूंद लग जाता है, मम्मी आपकी कहते हैं कि ये ख़राब हो गया, इसको नहीं खाना, इसको खाएंगे आप तो बीमार हो जाएंगे। ओके, तो फफूंद जो है एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण होता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो विषम पोषण के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम परजीवी पोषण की, जो कि पैराजाइटिक होता है। ओके, इसमें बात करें हम तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो अमरबेल आता है, जू आता है और फेता कृमि, यानी ये किसी भी जीव के ऊपर रह करके एज ए होस्ट अपना न्यूट्रिशन जो है वो गेन करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करते हैं। ओके, आई थिंक बच्चों यहाँ तक का टॉपिक जो बहुत ही मेन था वो आपको समझ में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों की अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इसको हम बोलते हैं अमर जीव। जी, इसको काउंटर करिएगा आप लोग, अमीबा को हम अमर जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो एक ऐसा जीव जिसमें द्विविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, वो कभी भी मरते नहीं हैं और वो अमर जीवों की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अमीबा का ये न्यूक्लियस हो गया है, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ये खाद्य कण है जो इसको ग्रहण करना है। अब बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर पादाब होते हैं, स्यूडोपोडिया होता है। पादाब को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और इसी के माध्यम से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका जो पादाब है उसने एक ऐसा शेप बना लिया, एक ऐसा आकार बना लिया कि उसका जो फूड पार्टिकल था, जो भोजन करने जा रहा था, वो वहाँ पर आ गया। ओके, अब क्या होगा, खाद्य रिक्तिकाएँ होती हैं, ये देख रहे हैं आप, खाद्य रिक्तिका है, और जो खाद्य कण है ये इसके बॉडी में एंटर कर गया। ओके, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, आपने बहुत शानदार तरीके से इसको देखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं बच्चों अमीबा की, तो ये कैसे कैसे अपने भोजन को लेने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है। ओके, तो हम बात किए यहाँ पे कि भोजन को अपने पादाब की ओर घेर लेता है ये, या उसके जो पादाब होते हैं वो उसके भोजन को काउंटर करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं या एक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। इसके बाद में जो प्रोसेस है नीचे वाला, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। इसके बाद में क्या होता है बच्चों, तो ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो आपने जाना कि जो अमीबा है, जो एक कोशिकीय जीव है, वो किस तरह से अपना पोषण लेता है, और अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है, तो अमीबा एक विषम पोषी प्रकार का पोषण करता है। ओके, मुझे आशा है कि यहाँ तक का टॉपिक आपको डैम क्लियर हो गया। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है पैरामीशियम में पोषण। बच्चों पैरामीशियम के बारे में बताया जाता है कि ये एक चप्पल के आकार का जीव होता है। ओके, आपने अपना फुटवेयर देखा होगा, चप्पल देखा होगा, उसी के आकार का ये एक जीव होता है, राइट। और पैरामीशियम में पक्षमाप पाया जाता है, पक्षमाप को हम बोलते हैं सीलिया बोलते हैं। ओके, और बात करें हम तो कोशिका की पूरी सतह जो है वो सीलिया से ढका हुआ रहता है। इसके बाद भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है इसमें भी। तो पैरामीशियम हो गया, ये भी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है, और इसमें विषमपोषी प्रकार का पोषण होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मनुष्य।
मनुष्य आप जानते हैं हर वो चीज़ कर सकता है जो वो ठान लेता है, क्योंकि कहते हैं ऐसा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसलिए मनुष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी हो जाता है इस पूरे नेचर का। मनुष्य को ईश्वर ने संवेदन दिया है, संवेदनशीलता दिया है, वो किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को महसूस कर सकता है और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब देखते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार का होता है, राइट। तो बच्चों मनुष्य की बात करें हम तो मनुष्य क्या करता है, तो पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है उसमें, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर बहिक्षेपण होता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे कैसे जो प्रोसेस है वो फॉलो करता है ह्यूमन बींग्स। ओके, तो आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है, वो मुख से लेकर के और गुदा तक फैली हुई एक लंबी सी नली होती है। ओके, मुख जो होता है वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इसके बाद बच्चों जो दांत होता है उसका भोजन को चबाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अच्छे से हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको भोजन को अच्छे से चबा करके ही खाना चाहिए, राइट। तो दांत हमारा काम करता है भोजन को चबाने का। जिह्वा जबान जो होती है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। और इसके बाद बच्चों जो लार ग्रंथियां होती हैं इसमें कुछ पाचक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम के बारे में यदि हम बताएं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। एंजाइम का मतलब ये होता है कि एंजाइम किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है किंतु स्वयं अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है। ओके, आप आगे बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जान चुके हैं कि एंजाइम एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है और लार में आपका सबसे जो मेन एंजाइम है उसको हम बोलते हैं टाइलिन, वो पाया जाता है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम माल्टोस शर्करा में तब्दील कर देता है, राइट। तो बच्चों एंजाइम होते हैं लार में, जब आप भोजन करते हैं तो लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और वो लार का सिक्रेशन करती हैं। लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में या बाहर से आए हुए जो भी विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको मारने में ये हेल्प करते हैं और एक हेल्दी फूड आपके स्टमक में एंटर करता है। आई थिंक ये आपने जाना होगा बच्चों, और ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के संबंध में। आप इसको तैयार करिए, डेफिनेटली आशा है कि ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगली। तो भोजन ग्रसिका क्या होती है, तो मुख से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ये डिपेंड करता है कि कितना भोजन हमारा पाचित हुआ। कभी कभी बच्चों ये होता है, आपने सुना होगा कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जो पेट हमारा स्टमक है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसलिए एक भोजन की टीस या हमको संवेदना आती है अंदर से कि अब हमें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है। ओके, मुझे आशा है कि यहाँ तक का टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट तो आपने यहाँ पर देखा कि कहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये जिह्वा है, ये मुख है, मुख गुहा होता है, ग्रसिका है, यकृत है। यकृत के बारे में हम बताएं आपको तो यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ओके, जो कई सारे पाचक रसों का स्राव करती है और भोजन को हमारे जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर भी करती है, राइट। ओके, अब बात करते हैं बच्चों पित्ताशय का। तो पित्त रस का भंडारण करता है ये। पित्त नली का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पित्त नली है। अमाशय आप जानते हैं पेट को बोलते हैं। परिशेषिका है, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे क्षुद्रांत यानी जो छोटी आंत होती है। आपको पता है कि भोजन जो है आपका ज़्यादा समय तक छोटी आंत में रुकता है क्योंकि वहाँ पर भोजन को अच्छी तरह से पाचित किया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं बृहदांत्र की, ये बड़ी आंत के बारे में बताया गया है यहाँ पे। फिर गुदा द्वार, और उसके बाद में इसी के द्वार के द्वारा जो भी आपके भोजन के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो आपके शरीर ने ग्रहण कर लिया है और अब जो ग्रहण नहीं किए जा सकने वाले हैं वो बाहर आ जाते हैं, राइट। ओके, मुझे आशा है कि ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये आपको समझ में आ गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम तो श्वसन।
श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसके द्वारा हम वायुमंडल के ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगर किसी भी इंसान के अंदर श्वसन की प्रक्रिया ना हो तो उसका दम घुट जाएगा और उसकी मृत्यु होनी निश्चित हो जाती है, राइट। ओके, तो बात करते हैं बच्चों हम लोग श्वसन की। तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन हम समझेंगे। तो जो भी हम फूड मटेरियल्स अपने बॉडी में गेन करते हैं वो श्वसन के ही द्वारा अपने कंपोनेंट्स में टूटता है, अपने सरल घटकों में टूटता है और उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थों को विखंडित करता है और जब खाद्य पदार्थ विखंडित होते हैं तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ग्लूकोज की। चूँकि आपके बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये आपको पता है, पहले से ही बता दिया मैंने आपको। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और O6। इसमें बच्चों 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब इसका जो इजी फॉर्म होता है वो 3 मॉलिक्यूल्स का होता है, वो भी कार्बन के। अब देखते हैं कोशिका द्रव में ये जब एंट्री करता है तो कुछ प्रोसेस होते हैं और उसके द्वारा ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में ये चेंज हो जाता है और ऊर्जा में। और जो पायरुवेट होता है आपने अभी जाना ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायरुवेट में 3 कार्बन, यानी 6 से 3 बनना, अर्थात जो जटिल था उसे सरल के फॉर्म में आना। और जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो भोजन को सरलतम रूप से ग्रहण करने में ही सक्षम होती हैं, इसलिए भोजन का विखंडित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो प्रॉपर तरीके से भोजन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, राइट। ओके, फिर बच्चों बात करते हैं तो श्वसन भी कई तरह का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन कौन ऐसे जीव हैं जो श्वसन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका आता है ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है साइक्रोमाइसिस सेरेविसाई। जो आप सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं या पाव रोटी खाते हैं या तंदूरी रोटी खाते हैं, ये सब ईस्ट के द्वारा ही बनाया जाता है। और इसमें अनाक्सी श्वसन होता है, जिससे क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर बच्चों बात करते हैं हम लोग, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जब हम ज़्यादा श्रम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में भी अनाक्सी श्वसन स्टार्ट हो जाता है और उसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या बनता है देखते हैं, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा। एक प्रश्न आता है कभी कभी कि ये बताइए कि आपको थकान क्यों लगती है। तो आपने ये जाना कि जब हमारे शरीर की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो हमें थकान होती है। ये आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको आपको याद रखना है, राइट। ओके, तो हमारी पेशी कोशिकाएं लैक्टिक अम्ल बनाती हैं कब, जब ऑक्सीजन का उनको अभाव होता है। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति के बारे में। तो एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और इसमें हम देखते हैं क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल बनता है और ऊर्जा होती है उत्पन्न, जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में फिक्स हो जाती है। आपको पता है कि आपके शरीर का जो ऊर्जा घर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो बच्चों मुझे आशा है कि आपने ये जाना कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है और हर एक जीव श्वसन करता है। जीवों में अलग अलग तरह के प्रक्रिया के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक होते हैं ऐसे जीव जो ऑक्सीजन के बिना भी सांस ले सकते हैं। एक हमारी मांसपेशियां होती हैं जो ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन करती हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, और एक जो हम सांस लेते हैं और उसके बाद में हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है जो बाहर हम एक्सक्रेट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ऊर्जा है। इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे फिर प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में यूज कर लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं। इसलिए हमको पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधों को लगाना कह लीजिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो
आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। जब इंसान निस्वार्थी हो गया है, इंसान अपने फ़ायदे के लिए तमाम सारे पेड़ों को काट रहा है, स्वार्थवश काट रहा है, इसलिए अब हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आप लोगों ने जाना कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जीव किस किस प्रकार के श्वसन को अंजाम देते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट सेशन में। एंड आई होप कि जो भी आपके लिए मेहनत किया गया, जो भी प्रयास किया गया आपके लिए, वो सफल होगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कहते हैं ऐसा कि मेरे मन तो क्यों रोता है, जो लिखा है वही तो होता है, 10 रास्ते और खुलते हैं जब एक बंद होता है। और जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते, क्या उन पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा नहीं होता है? हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कितना भी उड़ लो आकाश में, मिलना तो सबको ज़मीं पर ही होता है। और क्यों परेशान हो ज़माने की बेरुखी से, सुना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। ओके बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आप बोर भी ना हो, इसलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम न्यू सेशन में लेके आएंगे, नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, झूमिए, गाइए, मस्त रहिए। धन्यवाद।